नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है बेसिकली आपका क्या 6 जनवरी यानी कि 6 जनवरी और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करें। लेकिन उसके पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। और जैसा कि आप सभी लोग को पता होगा कि फर्स्ट हाफ जनवरी से यानी कि 1 जनवरी से हम लोग करंट अफेयर्स को कुछ अलग तरीके से कर रहे हैं और यहां पर हम लोग प्री प्लस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेंट को एकत्रित कर रहे हैं। यानी कि अब आपको जो है प्री के साथ साथ में मुख्य परीक्षा के लिए बहुत सारा कंटेंट जो है यहां से आपको मिल जाया करेगा। और क्वेश्चन की फ्रेमिंग भी हमने क्या किया, चेंज करना शुरू कर दिया है। हर एक दिन आपको नए प्रकार के क्वेश्चंस, नए प्रकार की फ्रेमिंग वगैरह आपको देखने को मिलेगी। आज भी हमने अलग प्रकार के प्रश्नों को जो है आपके लिए मेंशन किया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज बस आप लोग छोटी सी रिक्वेस्ट किया करिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपको शेयर करना है। हर एक विद्यार्थी अगर एक भी स्टूडेंट को शेयर करेगा तो अपने आप में बहुत ज्यादा लोगों तक शेयर हो जाएगा। और मैं चाहता हूं कि करंट का कंटेंट हर उस अभ्यर्थी को मिलना चाहिए, हर उस अभ्यर्थी को मिलना चाहिए जिसको करंट अफेयर्स एक बेस्ट क्वालिटी का नहीं मिलता। और अंतिम पायदान पर जो गांव पर जो बैठा जो व्यक्ति है, गांव के अंतिम पायदान पर जो बैठा जो स्टूडेंट है, जिसको कोई रिसोर्सेज नहीं, जिसके पास मैगजीन लेने के पैसे नहीं है, उस व्यक्ति तक, उस स्टूडेंट तक ये हमारा कंटेंट जाना चाहिए। तो आपकी रिस्पांसिबिलिटी है कि भारत के हर एक गांव में, हर एक जगह पर यह वीडियो पहुंचना चाहिए। आपकी रिस्पांसिबिलिटी और मेरी रिस्पांसिबिलिटी आपके लिए करंट का अच्छे तरीके से जो है क्या करना, पब्लिश करना है अपने आप में, या फिर आपके लिए कंटेंट को प्रोवाइड कराना। ठीक है, बाकी ठंडक बहुत है भाई साहब, और जो है थोड़ा सा ध्यान रखना और इसके साथ साथ में पढ़ाई पर ही फोकस करना। ठंडक बहुत है तो बहुत ठंडक अगर तो इतना ध्यान रखना कि बहुत पढ़ाई भी करनी है लेकिन बहुत ख्याल भी रखना है। बहुत ठंडी है तो बहुत ख्याल रखना और बहुत पढ़ाई करनी है। ठीक है, चलिए, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि जिस तरीके से हम लोग पहले रिवीजन करते थे लास्ट डे का, उसी तरीके से हम लोग लास्ट डे का रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम लोग कंटेंट पे अपने आएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या कुछ हमने किया था लास्ट तारीख को, उस पर हम लोग थोड़ा फोकस करते हैं। तो अभी भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष के बाद बेसिकली क्या हुआ था, वहां से जो मिथाइल आइसोसाइनाइड का जो मलबा था, ठीक है, जो वहां पर जो हादसा हुआ था, उस सभी मलबे को हटाने का कार्य जो है किया जा रहा है। आप सभी लोग जानते होंगे 1984 में दरअसल जो है भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। यूनियन कार्बाइड कंपनी के नाम से जो है कंपनी थी और अभी भी उसके जो है दोषियों को कहा जाता है कि सजा वगैरह नहीं हुई है। ठीक है, तो ये बेसिकली मामला वहां पर चल रहा है। इस पर आधारित प्रश्न आपको मैंने कराए थे, इसको देख लीजिएगा। दूसरा, ईरान के उप विदेश मंत्री माजिद तख्त रावंची 2 जनवरी से भारत की यात्रा पर थे, 2 दिवसीय यात्रा पर थे। और भारत ईरान का संबंध दरअसल आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि आईआर का जो टॉपिक है आपके लिए, क्या आईआर, भारत ईरान संबंध। ठीक है, भारत ईरान संबंध। एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि मुस्लिम बहुल जो भी कंट्रीज होती है, चाहे आपका वो सऊदी अरबिया हो, ईरान हो, इंडोनेशिया हो, भारत का संबंध बेसिकली इन सभी कंट्रीज के साथ में क्या है, बहुत बेहतर है। और ऐसे में कहीं ना कहीं भारत के परिप्रेक्ष्य में इन मुस्लिम कंट्रीज का जो कंट्रीब्यूशन है अपने आप में बेहतर है। और वर्तमान सरकार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बेहतर कार्य इन जो है देशों के साथ में कर रही है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो कि आपके पेपर सेकंड का आईआर का टॉपिक है, वह जो है टॉपिक आपके एग्जाम में पूछा सकता है। तो जितने भी कंट्रीज आपके हैं जिस पर भारत ने भी हाल में बहुत बेहतर संबंध बना है, उन पर जो है आप कंटेंट को क्या करिएगा, बना लीजिएगा। ठीक है, ये बात आप लोग पीछे वाले खासकर अभ्यर्थी ध्यान दीजिएगा मेरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, गुजरात सरकार ने भी क्या किया है, वहां पर एक 34वें जिले का निर्माण किया है। बनासकांठा जिले को काट करके विभाजित करके वाव थाराद नामक एक नया जिला बनाने की मंजूरी प्रदान कर दी है। किसने? गुजरात सरकार ने। ध्यान रखिएगा, जब भी कोई नया स्टेट, मतलब जब भी कोई स्टेट नया कोई जो है क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट या भारत देश में कोई नया स्टेट वगैरह बनता है तो उस पर प्रश्न जो है बन जाते हैं। ठीक है, चौथा, भारत ने म्यांमार के साथ सीमा पर 9 किलोमीटर से अधिक का जो है बाड़ लगाने का काम पूरा कर लिया। सीमा सड़क संगठन जो है उसके द्वारा दरअसल ये बाड़ लगाने का काम किया रहा है, सड़क बनाने का काम किया जा रहा है। ठीक है, म्यांमार भारत सीमा अपने आप में जो है कई मामलों में क्या है, भारत के लिए उपयोगी। कल हमने आपको इसको समझाया था कि किस तरीके से इंपॉर्टेंट है इसकी। ठीक है, पांचवा, भारत ने दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित वानआत में 5 लाख अमेरिकी डॉलर की तत्काल सहायता सामग्री जो है प्रदान की है, क्योंकि वहां पर क्या हुआ था, भूकंप आ गया था। और आप इसके अलावा यह भी जानते होंगे प्रशांत महासागर का जो है क्या, दक्षिण प्रशांत महासागर का महत्वपूर्ण जो है महत्व क्या है भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या है। हाल ही में गृह मंत्रालय ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुपालन में कैदियों के बीच जाति आधारित भेदभाव से निपटने के लिए मॉडल जेल मैनुअल 2016 और मॉडल जेल तथा सुधार सेवा अधिनियम 2023 में संशोधन किया है। यानी कि जो भी जेल अधीक्षक होंगे वो जाति आधारित या फिर उस पर कोई किसी प्रकार का कैदियों के साथ भेदभाव जैसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे, ऐसा जो है मैनुअल में संशोधन करके बताया गया है। ठीक है, गृह मंत्रालय के अनुसार। ओके, चलिए नेक्स्ट है मन्नत पद्मनाभन की जयंती मनाई गई है, आप सब लोग जानते होंगे।
हाल ही में किस देश में मृत्युदंड पर रोक लगा दी गई है? जिम्बाब्वे में रोक लगा दी गई है। भारत द्वारा जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन को अपनी चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। इसके हमने इंपॉर्टेंट डेटा आपको कराए थे। तमिलनाडु के कन्याकुमारी के तट पर बने देश के पहले समुद्री ग्लास ब्रिज पर आवाजाही शुरू हो गई है। एक नोट यहां पर मैं आपको दे रहा हूं कि डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी को भारत का नया ड्रग कंट्रोलर जनरल यानी कि डीसीजीआई नियुक्त कर दिया गया है। ये जो फैक्ट था ये बेसिकली पुराना वाला मैंने लिख दिया था, शायद आई थिंक सेकंड या थर्ड जनवरी का शायद वो करंट अफेयर्स था, इसको आप सही कर लीजिएगा। और परसों या शायद परसों वाले क्वेश्चन में जो है एक जगह पर मिस्टेक थी, जहां पर कूट मैंने ऑप्शन सही था लेकिन वहां पर दिसंबर होना चाहिए था, ए नंबर ऑप्शन में, उसमें अक्टूबर लिख गया था। ठीक है, तो वो आप लोग एक बार देख लीजिएगा प्लीज। ठीक है, चलिए, कई बार टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है इसलिए ऐसा हो जाता है। खैर, कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था निम्नलिखित में से किसने जो है महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? आप सभी लोग जानते होंगे, इसका उत्तर आप सभी लोगों ने बताया था। मुझे लगता है कि सभी लोगों ने इसका उत्तर सही बताया था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग बेसिकली और देखते हैं कि आज का हमारा जो करंट अफेयर्स है बेसिकली क्या है। तो अभी अजय कुमार भल्ला चर्चाओं में है, टॉपिक नंबर 1 हमारा है। महत्वपूर्ण बिंदु की अगर हम बात करते हैं तो गृह सचिव जो है अजय कुमार भल्ला ने इम्फाल में राजभवन के दरबार हाल में आयोजित एक समारोह में मणिपुर के राज्यपाल के रूप में जो है इनको नियुक्ति दी गई है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब हाल फिलहाल में कोई भी नए राज्यपाल नियुक्त होते हैं, अभी हाल ही में मैंने आपको 5 स्टेट के जो राज्यपाल चेंज हुए हैं उनको मैंने आपको कराया था। यदि आपको याद हो तो मुझे आप उन 5 स्टेट के राज्यपाल के बारे में जरा मुझे बताइए और आपको मैं टास्क देता हूं, हालांकि पहले भी मैंने कई बार दिया है, आज दोबारा से मैं आपको टास्क देता हूं कि आप लोग क्या काम करिएगा, राज्यपाल, क्या राज्यपाल, और इसके साथ साथ में राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति, इन दोनों को आपको क्या करना है, पढ़ना है। ध्यान रखिएगा, दोनों के कार्यों में लगभग लगभग क्या होती है, समानता होती है, इसलिए जो है आप लोग राज्यपाल और राष्ट्रपति को दोनों को एक साथ में मिलकर पढ़िएगा। ये बेसिकली आज आपका क्या है, टास्क है। जो आपने कॉपी बनाई होगी, 2 कॉपी बनाई होगी, मैंने आपसे कहा था, उस पहली कॉपी में जो टास्क वाली कॉपी होगी, यानी कि ये आपका क्या है, होमवर्क है, आपको राष्ट्रपति और राज्यपाल को साथ में पढ़ना है। मैंने कई बार आपसे कहा कि पॉलिटी जब भी आप लोग पढ़िएगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को सिमिलर मिला के पढ़िएगा, यानी कि जब आप प्रधानमंत्री को पढ़िए तो मुख्यमंत्री को पढ़िए, जब राष्ट्रपति को पढ़िए तो क्या पढ़िए, आप राज्यपाल को पढ़िए, जब सुप्रीम कोर्ट को पढ़िए तो हाई कोर्ट को पढ़िए। इस तरीके से आपको जब लोकसभा पढ़िए तो विधानसभा पढ़िए, जब राज्यसभा पढ़िए तो विधान परिषद पढ़िए। इस तरीके से आपको चीजों को पढ़ना है। यदि ऐसी आप पढ़ाई करेंगे, करंट के साथ कोरिलेट करेंगे, तो आपकी चीजें क्या होंगी, बेहतर होंगी, और डिटेल्स में उसको अलग अलग पर्सपेक्टिव से समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो ये आपका टास्क है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति के बारे में आपको पढ़ना है। बैठे मत रहना, नोट डाउन कर लेना। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अभी अजय कुमार भल्ला जी को बेसिकली क्या हुआ है कि जो है मणिपुर के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। मणिपुर चर्चाओं में था, इसलिए जो है बेसिकली मणिपुर के राज्यपाल के बारे में पूछा जा सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट ये आपके लिए क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। राइट, चलिए आगे। मणिपुर के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? डी कृष्ण कुमार ने उन्हें शपथ दिलाई है। अब देखो ये वाला फैक्ट भी आपके सामने बन जाएगा कि मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो आप कहेंगे कि सर मुख्य न्यायाधीश जो है डी कृष्ण कुमार है, और डी कृष्ण कुमार ने ही बेसिकली जो है राज्यपाल को जो है क्या की है, शपथ दिलाई है उनको। ठीक है, तो शपथ किसने दिलाई, जो है मुख्य जो है वहां के न्यायाधीश जो है हाई कोर्ट के। ठीक है, चलो इसके अलावा अब एक प्रश्न अक्सर यही पूछ लेता है कि जो भी राज्यपाल नए नियुक्त थे उन्होंने किसका स्थान लिया है, तो लक्ष्मण प्रसाद जो आचार्य है उनका जो है उन्होंने क्या किया, बेसिकली स्थान लिया है। तो यह फैक्ट भी आपके लिए जानना क्या है, जरूरी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये अभी प्रभारी राज्यपाल के रूप में जो है लक्ष्मण प्रसाद जी जो है कार्य कर रहे थे, उनके स्थान पर जो है भल्ला जी को जो है नियुक्त किया गया। ठीक है, याद रहेगा। दूसरा, 1984 बैच के जो है असम मेघालय कैडर के सेवानिवृत्त जो है आईएएस अधिकारी रहे हैं जो है भल्ला जी, और अगस्त 2024 तक लगभग 5 वर्षों तक भारत के गृह सचिव के रूप में भी उन्होंने कार्य जो है संभाला था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आप सोचिए कि बताइए आईएएस लोग जो है अपने आप में कितने अच्छी पोस्टों पर आगे जो है चले जाते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब इसी पर आधारित आपके सामने एक प्रश्न है जिसका उत्तर आपको देना है, ध्यानपूर्वक समझ करके ऐसे प्रश्नों को आपको उत्तर देना है। ठीक है, टॉपिक आपने पढ़ लिया है। अब क्या है प्रश्न कि हाल ही में मणिपुर के नए राज्यपाल की नियुक्ति की गई है, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों के आधार पर कौन सा कथन सही नहीं है। मैं हर दिन आपको समझाता हूं एक बात पॉइंट, और मैं आपके दिमाग में तब तक जो है आपके दिमाग में डालता रहूंगा जब तक कि आप एग्जाम हाउस में नहीं जाओगे, बैठोगे, क्योंकि अक्सर आप लोग ये त्रुटि अक्सर करते हो, और मैं हर दिन जिस दिन प्रश्न में नहीं होगा उस दिन मैं आपको इंडिकेट करूंगा कि इस प्रकार के प्रश्नों को आपको ध्यान देना है। आप लोग सिर्फ क्या पढ़ते हो, निम्नलिखित कथनों के आधार पर कौन सा कथन सही है, नहीं पढ़ते ही नहीं हो। तो जहां नहीं आपने नहीं पढ़ा वहीं पर क्या होगा, आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ठीक है, ये पॉइंट आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। अब क्या कह रहा है जो है कथन में,
पहला कथन है कि हाल ही में मणिपुर के नए राज्यपाल के रूप में अजय कुमार भल्ला को नियुक्त किया गया है। क्या ये पॉइंट सही है भाई साहब? बिल्कुल सही पॉइंट है, तो ये पॉइंट तो सही हो गया आपका, ठीक है। दूसरा, अजय कुमार भल्ला को आचार्य देवव्रत के स्थान पर नियुक्त किया गया है। क्या यह कथन सही है? नहीं सही है। दैट मीन्स कि ये वाला कथन क्या हो गया? नहीं सही है। और आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों के आधार पर कौन सा कथन सही नहीं है, तो यही वाला सही नहीं है, यानी कि दो वाला ऑप्शन क्या है? सही नहीं है। तो दो, केवल दो कहां पर हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो बी वाला आंसर क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा आपका। देखते हैं क्या उत्तर सही है। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो, अब चर्चाओं में सावित्रीबाई फुले जी हैं, और सावित्रीबाई फुले के बारे में आप लोग जानते होंगे। यूपी पीसीएस के मुख्य परीक्षा में प्रश्न जो है यहां पर देखने को आपको मिलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर विमेन इंपावरमेंट पर यानी कि महिला सशक्तिकरण पर अगर कभी निबंध लिखने के लिए आ गया तो सावित्रीबाई फुले के इंपॉर्टेंट कार्यों को जो है आप जो है हम वहां पर मेंशन कर सकते हैं कि किस तरीके से विमेन इंपावरमेंट के क्षेत्र में सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं के लिए कितना बेहतर कार्य किया था, ठीक है। जैसे कि पहले महिला कॉलेज का निर्माण भी सावित्रीबाई फुले के द्वारा ही किया गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कई सारे खिताब जो है इनके नाम पे है बेसिकली, ठीक है। तो सावित्रीबाई फुले के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि 3 जनवरी को बेसिकली इनकी जयंती मनाई जाती है। अगर हम इनके जन्म की बात करते हैं तो 3 जनवरी 1831 को नयगांव महाराष्ट्र में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। यहां पर आप लोग जन्म लिख लीजिएगा, ये क्या हुआ? ये जन्म हुआ, ठीक है। यहां पर हेडिंग डाल लीजिएगा जन्म। निधन की बात करते हैं तो 10 मार्च 1897 को महाराष्ट्र में। 10 मार्च 1897 को इनका निधन हो गया, ध्यान रखिएगा। सावित्रीबाई फुले का विवाह 1841 में महात्मा ज्योतिराव फुले के साथ हुआ था। सावित्रीबाई फुले भारत के पहले बालिका विद्यालय की पहली प्रिंसिपल और पहले किसान स्कूल की संस्थापक भी थी, यह भी आपको ध्यान रखना है। और 1848 में पुणे के भिड़ेवाड़ा में लड़कियों के लिए पहले विद्यालय की स्थापना दरअसल इनके द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। और आपके मुख्य परीक्षा में यानी कि मेंस के एग्जामिनेशन में कई सारे महापुरुषों के बारे में टिप्पणी लिखने के लिए आती है, ध्यान रखिएगा। सावित्रीबाई फुले जो है वहां पर आपके लिए क्या हो जाती है? इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप लोग इनको एक बार अच्छे से रीड डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब इसके आधार पर प्रश्न आपके सामने क्या है कि सावित्रीबाई फुले के संबंध में निम्नलिखित कथनों के आधार पर कौन सा कथन सही नहीं है? यहां पर भी सही नहीं है पूछा, यानी कौन सा कथन सही नहीं है। तो अभी हमने स्टेटमेंट कुछ पढ़े हैं, अब उसका आधार पर हम देखते हैं। तो उनका जन्म 1831 को हुआ। क्या यह पॉइंट सही है? बिल्कुल सही बात है, सही है। ये पॉइंट 1831 को ही हुआ था, जैसा कि आप लोग यहां पर बेसिकली देख पा रहे होंगे, ठीक है। इसके अलावा उनकी जयंती 3 जनवरी को होती है, बिल्कुल सही बात है, इनकी जयंती 3 जनवरी की होती है। पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं सही है, मतलब सब सही, दोनों सही है। इसके आधार पर ऐसा कोई कथन नहीं है जो इसमें हो, यानी कि कोई कथन ही नहीं है ना, यानी कि ना तो एक कथन है इसमें, ना तो 2 कथन है, यानी कि इसमें कोई सही नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी क्या हो जाएगा आपका? सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, याद रहेगा। चलो, इन्हीं टाइप के क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन होता है और इन्हीं प्रकार के प्रश्नों की आपको प्रैक्टिस जबरदस्त करनी है, बस इस बात का आपको क्या करना है? विशेष ध्यान देना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस अभी जो है आयोजित हो रहा है। कहां पर हो रहा है आयोजित? आप सभी लोग जानते होंगे, और ये अक्सर यहां से प्रश्न आपके बनते हैं। तो मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? बेसिकली मध्य प्रदेश के भोपाल में जो है ये किया जाएगा। और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? जरा कमेंट करके मुझे बताओ, देखते हैं कि इतना सिंपल सा उत्तर कौन बता पाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, ठीक है। देखते हैं कि आप इसको जान पाते हो कि नहीं जान पाते हो, ठीक है। चलिए, आप लोग कह रहे हो यार सदीक क्या ही पूछ रहे हो यार मध्य प्रदेश की। भाई साहब, ये भी बहुत लोग नहीं जानते होंगे, सच बता रहा हूं मैं, ये भी नहीं जानते होंगे बहुत लोग। तो जरा मुझे कमेंट करके बताओ आप लोग कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, ठीक है। कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं 2 चीजों में, ठीक है, बताओ। तो 31वां, देखो नंबर याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, कई बार ये नंबर पूछ लेता है। तो 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, देखो सामने आपके आ गया उत्तर, ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शुरू की गई है, ठीक है। और 4 दिन के इस आयोजन का उद्घाटन बेसिकली कौन करेंगे? जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, कौन? डॉक्टर मोहन यादव। कई बार ऐसा प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जब कोई बड़ा उत्सव, बड़ा समारोह, बड़ा आयोजन होता है तो उस आयोजन को उद्घाटित कौन करता है, यानी कि उद्घाटन करता कौन है, वह ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम पूछाता है। तो वहां के जो मुख्यमंत्री हैं, कौन? डॉक्टर मोहन यादव जी। पहले कौन थे? मामा जी थे। मामा जी मतलब शिवराज सिंह चौहान जी थे। अभी वो क्या है भैया? जानते होंगे। बताओ शिवराज सिंह चौहान अभी कौन से केंद्रीय मंत्री हैं? जरा मुझे कमेंट करके बताओ। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार, वो अभी वर्तमान में केंद्र सरकार में किस पद पर है, यानी कि उनको कौन सा मंत्रालय दिया गया है?
मुझे कमेंट करके जल्दी बताओ। और अच्छा कार्य कर रहे हैं इस समय, ठीक है। मामा जी, एमपी में उनको मामा जी के नाम से जो है वो फेमस है। क्यों फेमस है? बिकॉज ऑफ महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत ही बेहतर कार्य किया है। कहां पर? एमपी में, ठीक है। भारत के विभिन्न राज्यों के 700 अधिक जो है बाल वैज्ञानिक शिक्षक और मेंटर्स और इस आयोजन में भाग लेंगे। इसके अलावा वहां पर बहरीन हो गया, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई, कुवैत, ओमान और सऊदी अरब से जैसे गल्फ देशों के बाल वैज्ञानिक भी अपनी प्रस्तुतियों के लिए वहां पर क्या होंगे? शामिल होंगे। बड़ा जो है सम्मेलन दरअसल वहां पर भोपाल में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। याद रखिएगा। चलो, अब इसके आधार पर आपके सामने प्रश्न है कि 31 अभी हाल ही में 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों के आधार पर कौन सा कथन सही है? अब इसमें केवल सही है, सही नहीं पूछा है, सही है। कौन सा कथन सही है? तो 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो रहा है। क्या यह सही पॉइंट है? इंदौर में हो रहा है? नहीं, यह नहीं होगा। सही पूछा है। आयोजन का उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। बिल्कुल सही बात है। यानी कि ये वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आपसे सही ही पूछा है तो ये वाला सही हो जाएगा, यानी कि केवल 2 सही हो जाएगा। तो ऑप्शन में कहां पर केवल 2 है? ऑप्शन नंबर बी में केवल 2 है, तो 2 वाला इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई? बढ़िया तरीके से। ऐसे आपको अलग अलग पॉइंट, अब जैसे ये पॉइंट था आपके, ठीक है। अब इसमें आपसे यही पूछ सकता है कि 31वां जो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हो रहा है, तो 32वां वाला कहां पर हुआ था, ठीक है। और थीम भी इसकी पूछ लेता है। थीम हमने आपको नहीं बताया है, सर्च करके मुझे बताइएगा कि इस 31वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का थीम क्या है इस वर्ष का, जरा मुझे बताइएगा आप लोग, ठीक है। याद रखिएगा। चलो, तो ये हो जाएगा केवल 2, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैस का कुल उत्सर्जन अभी चर्चाओं में है। और अभी हाल ही में आप जानते हो कि भारत के द्वारा दरअसल एक रिपोर्ट सबमिट की गई है, और इस रिपोर्ट के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको जो है क्वेश्चन कराया था, लेकिन फिर भी जो है आपके लिए क्या है, जरूरी है, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन प्रारूप सम्मेलन के 4थे संस्करण में भारत ने जो है क्या की है, एक रिपोर्ट सबमिट की है, ठीक है। और उसके कुछ डेटा जो है अभी चर्चाओं में रहे। इस पर हमने ऑलरेडी एक आपको क्वेश्चन कराया हुआ था, लेकिन फिर भी इस पर एक प्रकार के क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं मैं आपको बताता हूं। महत्वपूर्ण बिंदु की अगर हम बात करते हैं तो भारत में वर्ष 2020 में ग्रीन हाउस गैस का कुल उत्सर्जन वर्ष 2019 की तुलना में 7.93% घटा है। बहुत इंपॉर्टेंट ये डेटा है आपके एग्जाम के लिए। और अक्सर ये जो है, अक्सर ऐसे डेटा जो है ना आपके बेसिकली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं भाई साहब। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के डेटा आपके इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए डरते हैं, बोलते हैं सर प्री निकल जाएगा, मेंस निकल जाएगा, सर इंटरव्यू नहीं होगा। अरे भाई साहब, ये इतना सारा कुछ निकालोगे तो 100 नंबर का इंटरव्यू नहीं दे पाओगे क्या जी? सब कर जाओगे, बिना मतलब के लोड लेते हो, ठीक है। कुछ लोग तो जबरदस्ती ज्ञान देते हैं, मैं प्री निकल जाएगा सर, मेरा मेंस निकल जाएगा सर, मैं इंटरव्यू में रह जाऊंगा। अरे भाई साहब, इतना सारा कुछ पढ़ लोगे फिर काहे इंटरव्यू में रह जाओगे जी, है। अच्छा, उनके कुछ लोगों के पास एक्सक्यूज होता है जी, मेरा प्री निकल गया, मैं तो मेंस निकाल लूंगा जी, पक्का है। अरे भाई साहब, पहले प्री निकालो फिर मेंस निकालना बाद में, है ना। तो अजब अजब जो है उल्टा फुल्टा .com टाइप के लोग रहते हैं दुनिया में, क्या ही किया जाए। अलग अलग लोग बात करते हैं। कोई कहेगा सर इंटरव्यू नहीं निकल पाएगा, कोई कहेगा सर मेरा प्री निकल जाए सर, मेंस पक्का निकाल दूंगा मैं। एक से एक लोग मिलते रहते हैं। एक लोग ने मुझसे कहा कि सर मेंस तो मैं 3 महीने में सब तैयार कर दूंगा। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने शायद आपको बताया भी होगा। तो मैंने कहा सिलेबस पता है पेपर सेकंड का, थर्ड का? भाई नहीं पता है। मैंने कहा कभी लिखा है सर? मैंने कभी नहीं लिखा। मैंने कहा प्री निकल जाएगा 3 महीने में सब कर लिया? बोले हाँ सर मैं कर ले जाऊंगा। मैंने कहा तुम्हारे चरण कहाँ है, मैं छू लूं, मैं धन्य हो जाऊं। इतना टैलेंट कहाँ से आता है आपके भीतर भाई? तो ये एक्चुअली ऐसा इसलिए होता है, मैं किसी का मजाक नहीं बना रहा हूं, मैं इसलिए कहता हूं कई बार क्या होता है, या तो हम ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं या फिर हमें एग्जैक्ट मेंटर नहीं मिलती है, ठीक है। दोनों कारण हो सकते हैं इसके। कई बार लोग उत्साहित ज्यादा होते हैं, उत्साह में ज्यादा नहीं रहना चाहिए। आपके भीतर कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं रखना, ठीक है। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना, ठीक है। बाकी शुभकामनाएं, मेरा तो सपोर्ट आपके साथ ही है, कभी भी आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, एक तो जुकाम हो गया तो क्या ही बताएं। खैर, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन प्रारूप सम्मेलन के 4थे संस्करण में भारत की रिपोर्ट में कहा गया कि आर्थिक विकास के साथ साथ कार्बन गैस का जो उत्सर्जन घटना भी जारी है। और इसके अलावा 2005 और 2020 की बात करते हैं, इसके दौरान भारत से कार्बन गैस का उत्सर्जन 36% तक क्या है, घटा है। यह भी डाटा आपके लिए क्या है, 2005 से 2020 के दौरान भारत से कार्बन गैस का उत्सर्जन 36% घटा है। और इसके लिए सरकार आप जानते होंगे नेट जीरो
पर सरकार काम कर रही है नेट जीरो पर, कार्बन पर, और उसके लिए सरकार लगातार कुछ ना कुछ नया इनिशिएटिव करती है। और उस आधार पर इस रिपोर्ट के जो इंडिकेशंस आए वो अपने आप में भारत के लिए क्या है, बहुत ही अच्छे हैं पर्यावरणीय दृष्टिकोण से। ठीक है, याद रखिएगा। चलो अब आते हैं प्रश्न पर। हाल ही में भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन प्रारूप सम्मेलन के चौथे संस्करण की रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों के आधार पर कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं पूछा है, फिर से ध्यान रखिएगा। क्या कह रहा है आपसे प्रश्न कह रहा है कथन में कि 2005 और 2020 के दौरान भारत से कार्बन गैस का उत्सर्जन 36% बढ़ा है। क्या यह पॉइंट सही है? बढ़ा है। देखो इतना सारा पॉइंट एकदम एग्जैक्ट सही लिखा हुआ है, खाली इतने में फेरबदल कर दिया। क्या लिखा हुआ है? बढ़ा हुआ है, जबकि यह पॉइंट था नहीं। आप देखेंगे विकल्प में तो लिखा रहेगा आपके यहां पर कि घटा है। ठीक है, बेसिकली आप देखेंगे तो क्या है? घटा है। ठीक है, क्या है? 2005 से 2020 के दौरान भारत से कार्बन गैस का उत्सर्जन 36% क्या है? घटा है। देखो यहां पर, ठीक है, जबकि यहां पर बढ़ा हुआ लिखा है, यानी कि ये सही नहीं है। टिक लगा दिया हमने। ठीक है भाई साहब, ओके डन। आगे देखो, ये सही नहीं है, ठीक है, कट कर दिया हमने। ऐसे अपने वहां पर कॉपी में प्रश्न पत्र में करते समय ऐसे लगा दिया करना हल्का सा टिक। ठीक है, दूसरा, वैसे तो वहां अलाउ नहीं होता है अपने प्रश्न पत्र में कुछ लिखना, लेकिन हल्का सा लिख सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, दूसरा, भारत में वर्ष 2020 में ग्रीन हाउस गैस का कुल उत्सर्जन वर्ष 2019 की तुलना में 7.3% क्या है? घटा है। यह वाला पॉइंट है। तो यह वाला पॉइंट कहां पर आपको मिल जाएगा? बेसिकली ये वाला पॉइंट आपको मिल जाएगा बेसिकली यहां पर। ठीक है, ये वाला पहला पॉइंट हो जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है, तो ये सही हो गया, यानी कि केवल एक कथन है, ये वाला सही है आपका। तो पूछा कौन सा सही नहीं है, तो यही सही नहीं है, यानी कि केवल एक। तो देखो यहां पर केवल एक कहां पर है? ये है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ टॉपिक नंबर 5, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अभी चर्चाओं में है। और अभी जो है मेजर 17 जनवरी को शायद जो है अर्जुन पुरस्कार और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है प्रदान किए जाएंगे। अर्जुन पुरस्कार भारत में खेलों के क्षेत्र में दिया जाना दूसरा सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, और मेजर ध्यानचंद जो खेल पुरस्कार है वो सबसे नंबर 1 पर जो है, यानी कि प्रथम पुरस्कार के रूप में भारत में जाना जाता है। इसकी चर्चाएं रहती हैं अक्सर। अच्छा खासा इसमें अमाउंट दिया जाता है। 17 जनवरी 2025 को खेल रत्न पुरस्कार जो है प्रदान किए जाएंगे। महत्वपूर्ण बिंदु की अगर बात करते हैं, नंबर 1, सर्वोच्च खेल सम्मान कौन? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अच्छा, पहले इसका नाम कुछ और था, अगर आपको याद होगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का नाम पहले कुछ और था। क्या आपको याद है क्या नाम था इसका? नाम वर्तमान गवर्नमेंट ने क्या था? चेंज किया था। अगर आपको पता है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न का पुरस्कार पहले क्या था, जो कि परीक्षा में पूछा भी जाता है, अनर्गल बात मैं नहीं कर रहा हूं, पूछा जाता है, जरा कमेंट करके मुझे बताओ कि पहले इसका नाम क्या था। ठीक है, तो ये जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है वो किसको किसको दिया जाएगा? देखो, सबसे युवा शतरंज जो विश्व चैंपियन कौन है? अभी हाल ही में डी गुकेश जी बने हैं। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप तुरंत नोट कर लीजिएगा। ठीक है, विश्व चैंपियन कौन बन गया भैया? आपके डी गुकेश जी। एक ही ओलंपिक में 2 पदक विजेता निशानेबाज कौन? मनु भाकर। लगातार 2 ओलंपिक पदक विजेता पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन? हरमनप्रीत सिंह। और पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता प्रवीण कुमार। इन लोगों को क्या क्या मिलेगा? अभी हाल ही में जो है बेसिकली मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा अर्जुन पुरस्कार भी बहुत लोगों को दिया जाएगा, जिसमें से कौन कौन से लोग होंगे बेसिकली? तो पेरिस ओलंपिक कांस्य पदक विजेता निशानेबाज कौन? स्वप्निल कुसाले। और पहलवान अमन सहित 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार जो है दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, इन सभी खिलाड़ियों को पुरस्कार 17 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो यह पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यानी कि पहला नंबर का यह पुरस्कार है, दूसरे नंबर का अर्जुन पुरस्कार है। ठीक है, अब इन दोनों पुरस्कार के बारे में हम लोग थोड़ा सा एक एक दो पॉइंट जरा देख लेते हैं। ठीक है, अगर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में बात करते हैं तो इसके जो पहले, अभी इसका नाम क्या था? पूर्व में क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। वर्तमान सरकार के द्वारा इसको बदल करके मेजर ध्यानचंद, और मेजर ध्यानचंद के बारे में आप लोग जानते होंगे, जो है वैश्विक स्तर पर, भारत के स्तर पर हॉकी के जादूगर के नाम से जो है प्रसिद्ध थे। ठीक है, जहां से जिस यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई की है, गुरुकुल से, वहां पर जो हॉकी स्टेडियम है मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम के नाम से, जहां पर 25 दिसंबर से लेकर के 31 जो है दिसंबर तक अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर हॉकी की प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वहां पर वो अक्सर आते रहते थे हमारे यूनिवर्सिटीज में। इस पुरस्कार को भारत एवं विश्व हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के नाम पर रखा गया। हमने आपको बता दिया, जो 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के सबसे जो है क्या थे? सबसे टीम के सदस्य थे। ठीक है,
यह प्रतिवर्ष खेल एवं युवा मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। यह भी फैक्ट आपके लिए जरूरी है, जब भी कोई पुरस्कार वगैरह दिया जाता है तो किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है यह भी ध्यान रखिएगा, यानी कि खेल एवं युवा मंत्रालय। दूसरा, प्राप्तकर्ताओं को मंत्रालय द्वारा गठित एक समिति के द्वारा चुना जाता है और उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पिछले 4 साल की अवधि में खेल क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाता है। कई लाख रुपए भैया ऐसे मिलते हैं, बहुत गजब ये जो है पुरस्कार है। हम अपने मम्मी पापा से कहेंगे पापा खेलने जाना, तो मारते थे, डंडे डंडा मारते थे, अच्छा खेलने जाओगे, और यही लोग खेल खेल करके जो है राष्ट्रपति पुरस्कार पा रहे हैं। हमारे पप्पा अम्मा तो खूब कूटे हैं, आप भी कूटे गए होंगे खेलने के लिए, आज भी बहुत सारे लोग कूटे जाते होंगे, है ना। संडे को तो हम तो और पढ़ाए जाते थे, रगड़े जाते थे एक तरीके से। सबके संडे को छुट्टी होती थी, हमारी संडे को पढ़ाई होती थी। जिस दिन पिता की छुट्टी होती थी हमारे पिताजी की, उस दिन हमारी भी छुट्टी होती थी कि अच्छा अब तुम नहीं जाओगे आज स्कूल। मैं कहता पापा जी क्यों नहीं जाना है स्कूल, पापा कहते थे आज मेरी छुट्टी है। तो मैंने कहा इससे मेरा क्या संबंध, बोलते थे इससे संबंध तुम्हारा ये है कि आज मैं तुमको टेस्ट बना के दूंगा 200 क्वेश्चन का मैथ का, तुमको लगाना है। तो 200 क्वेश्चन का उनको क्वेश्चन बनाने में 3 घंटे भाई साहब लगते थे। अब आप सोचो अगर क्वेश्चन बनाने में उनको 3 घंटे लगते थे तो हमको सॉल्व करने में कितने घंटे लगते होंगे। फिर लगातार पूरा दिन जो है हम उससे बिजी रहते थे। उनकी छुट्टी मतलब हमारी छुट्टी, बड़ा जुल्म ढाया है, क्या बताया जाए। इस पुरस्कार में एक पदक और एक प्रशस्ति पत्र और नगद राशि पुरस्कृत व्यक्ति को दिए गए हैं। भाई साहब बहुत मारे गए हैं हम लोग बचपन में, सही बता रहा हूं मैं। एक बार हमारे पिताजी ने थोड़ा सा एक मजाक वाली बात याद आ गई मुझे, सुनिएगा कि किस तरीके से पिटाई होती थी। एक बार क्या हुआ कि पिताजी ने हमको खूब कूटा, ठंडी का समय था, यही लगभग समय था, और ठंडी का समय था, और जो है हमारे छोटे भाई और मुझे जो है मार मार के एकदम से बोला जाओ छत पे खड़े रहो। सारे कपड़े निकलवा दिए और खड़ा कर दिया ऊपर एकदम से, एकदम ठंड में, एकदम रात, वही 11 साढ़े 11 बज रहे थे। हमारे सामने एक जो है एक पड़ोसी हैं, और वो अंकल जी बाहर निकले रात में, उन्होंने अपनी कुंडी खोली गेट की और देखा ऊपर 2 लोग खड़े हैं। जैसे देखा उन्होंने छत पर 2 लोग खड़े हैं, अंधेरा घना अंधेरा था, एकदम से भाग गए तुरंत अंदर से, गेट बंद किया, खट से अंदर घुस गए। सुबह हमारे पापा जी गेट पे खड़े रहे होंगे, तो बाहर निकले वो अंकल जी और कहने लगे कि मिश्रा जी आपसे एक बात करनी है। बोले जी बताइए। तो बोले यार ऐसा है ना, शाम को मैं जो रात में जो है निकला था गेट खोलने चेक करने, तो देखा आपके घर पे 2 चोर खड़े हैं। पापा मुस्कुराए, बोले नहीं 2 चोर नहीं खड़े थे, मैंने अपने बच्चों की पिटाई की थी और उनको मार करके छत पे खड़ा कर दिया था। तो ऐसी तो पिटाई हमारी होती थी। बड़े बड़े कांड हैं, बताएंगे कभी, ठीक है। खैर तो बात लेकिन ठीक है, पिता की मार, माता की मार, गुरु की डांट हमेशा क्या होती है, आपके भले के लिए होती है। यदि मैं आपको कोई चीज समझाता हूं तो आपके भले के लिए होगी। अगर मैं आपको कहता हूं कि ये चीज टास्क है, आपको नोट डाउन करना है, तो नोट डाउन करना है आपको, ठीक है। ये सब बातें जरा ध्यान दीजिएगा, ओके। चलिए खैर, अर्जुन पुरस्कार के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, आप लोग भी मारे गए होंगे मुझे पता है, ठीक है। चलो, तो अर्जुन पुरस्कार बेसिकली, अच्छा इसमें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार में एक पदक, एक प्रशस्ति पत्र और नगद राशि पुरस्कृत जो है व्यक्ति को दी जाती है। नगद राशि लाखों में होती है, कई लाख होती है, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार के बारे में अगर बात करते हैं तो अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाने वाला एक पुरस्कार है जो भारत सरकार के द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का प्रारंभ 1961 में हुआ था और पुरस्कार स्वरूप 15 लाख रुपए की राशि, अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र जो है दिया जाता है इसमें, ठीक है, याद रखिएगा। चलो आगे, अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? कृष्णदास थे। वे तीरंदाजी में यह पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी थे। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन थी? मीना शाह थी। वह बैडमिंटन में यह पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी। यह दोनों फैक्ट भी आपके एग्जाम के जरूरी होता है। हो सकता है कि ये दोनों फैक्ट आपके एग्जाम में पूछ ले अक्सर, जो है किसमें, आपके अलग अलग कूट के फॉर्म में, ठीक है, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखो, आपको क्या करना है, युग्म दिया है, उसमें से आपको बताना है कि एक सही सम्मिलित नहीं है, कौन सा एक युग्म इसमें से सम्मिलित नहीं है, यह आपको बताना है। डी गुकेश, मेजर ध्यानचंद्र प्रकाश पुरस्कार इनको दिया गया है, बिल्कुल सही बात है। मनु भाकर को मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार दिया गया है, बिल्कुल सही बात है। पहलवान अमन को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, यह भी सही बात है। स्वप्निल कुसाले को मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार दिया गया है, नहीं, स्वप्निल कुसाले को बेसिकली अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अब ये सब पुरस्कार आप, अब देखो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में, तो आप यहां पर कंफ्यूज हो सकते हो। इसलिए जो भी पुरस्कार वगैरह मिला करे, जो भी जयंती वगैरह हुआ करे, उनको अच्छे तरीके से आपको यहां पर क्या करना है, नोट डाउन करना है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी का जो विकल्प है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सुमेलित नहीं है, पूछा आपसे ना, तो 3 के 3 क्या है, सुमेलित है, ये सुमेलित है, लेकिन ये सुमेलित नहीं है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। देखते हैं कि डी सही है क्या, बिल्कुल सही बात है, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, गन्ने के रस का पाउडर हुआ तैयार, अभी चर्चाओं में है। आप कहेंगे अच्छा जी, दूध का पाउडर मिलता था, गन्ने के रस का पाउडर मिल गया, बिल्कुल सही बात है, गन्ने के रस का पाउडर मिल गया है। यानी कि आप किसी भी सीजन में उस पाउडर को लाइए, पानी में घोलिए, मिलाइए और गट 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 पी जाइए, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है।
ठंडा मतलब कोका कोला नहीं, मत पीना, जहर होता है। ठंडा मतलब आंवले का जूस, ठंडा मतलब संतरे का जूस, ठीक है। ठंडे का मतलब गन्ने का जूस, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक वगैरह से दूर रहिएगा, इट्स ओनली टॉयलेट क्लीनर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, खतरनाक होता है बहुत। गन्ने के रस का पाउडर हुआ तैयार कहां पर? तो कोयटंबूर का जो गन्ना प्रजनन संस्थान है, उनके जो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट हैं, उनके द्वारा गन्ने के रस का पाउडर बनाया गया है, जो कि लंबे समय तक चलेगा। इसमें अलग अलग फ्लेवर भी आएंगे। फिलहाल इसमें जो नींबू का फ्लेवर इसमें भी आ रहेगा, यानी गन्ने के रस का फ्लेवर तो रहेगा, लेकिन साथ में नींबू वाला फ्लेवर भी रहेगा। एक लंबे समय तक इसको प्रिजर्व कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और इसमें बहुत जो है चीजें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये अपने आप में भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है। इससे किसी भी मौसम में गन्ने के रस का आनंद लिया जा सकता है, और यह पाउडर पोषक तत्वों से भी क्या रहेगा? भरपूर रहेगा। तो यह भी अपने आप में क्या है? अच्छी बात है, ठीक है। गन्ने के रस का पाउडर का पैकेट बनाया जाएगा और इसकी वैधता 6 माह तक होगी, 6 मंथ की इसकी वैलिडिटी होगी। अगर आज बनाया गया पाउडर मार्केट में आ गया तो आज से लेकर के 6 मंथ तक इसकी वैलिडिटी रहेगी भैया। 6 मंथ के बाद अब इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ओके। यह नींबू के स्वाद में भी उपलब्ध रहेगा। नींबू में कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या कोई और एसिड? जल्दी जल्दी बताओ, ये आपके एग्जाम में पूछा था। नींबू में बताओ मुझे आंसर। नींबू में और सिरके में किस प्रकार का एसिड पाया जाता है? आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तुरंत फट से रिवीजन हो जाएगा। तुरंत नोट डाउन करिए इसको कि नींबू और सिरके में कौन सा जो है एसिड पाया जाता है, ठीक है। चलो आगे। कोयटंबूर गन्ना प्रजनन संस्थान के बारे में अगर बात करते हैं, इसकी स्थापना वर्ष 1912 में होती है। भारत में स्थित एक केंद्रीय अनुसंधान संस्थान है बेसिकली, ठीक है, कोयटंबूर, ठीक है। और यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से संबंध है। यहां गन्ने की संकर प्रजातियां विकसित की जाती हैं। और इसके अलावा लखनऊ वाले ये भी जानते होंगे कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, जिसकी स्थापना 16 फरवरी 1952 को हुई थी। आई थिंक ये जो लखनऊ में ये भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है, ये शायद कानपुर रोड पर पड़ता है, मुझे जहां तक याद है, शायद कानपुर या शायद इलाहाबाद रोड पर, आई थिंक, ठीक है। ये शायद आई थिंक प्रयागराज रोड पर शायद पड़ता है, शायद, जहां तक मुझे याद है, ठीक है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम पूछा जाता है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर है? आप कहेंगे लखनऊ में है जी, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्थान के द्वारा गन्ने के रस का पाउडर बनाया गया है? पूसा के द्वारा, गन्ना प्रजनन संस्थान के द्वारा, गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा। ये कहां पर है? ये आपका उत्तराखंड में, ठीक है। और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी वाला, यानी कि गन्ना प्रजनन संस्थान कोयटंबूर के द्वारा अभी हाल ही में गन्ने के रस का पाउडर जो है तैयार किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बी वाला आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। चलो टॉपिक नंबर 7, विश्व ब्रेल दिवस अभी हाल ही में मनाया गया है। 4 जनवरी को प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ब्रेल टेक्निक के बारे में, ब्रेल लिपि के बारे में आप लोग जानते होंगे। जो भी दृष्टिहीन व्यक्ति होते हैं उस ब्रेल लिपि का इस्तेमाल करते हैं, और इसी के लिए जो है 4 जनवरी को जो है इसका जो है क्या, इसका दिवस मनाया जाता है। यह दिवस ब्रेल प्रणाली के जो आविष्कारक है कौन? लुई ब्रेल। अब देखो, यही प्रश्न आपके एग्जाम पूछ सकता है कि ब्रेल प्रणाली के आविष्कारक कौन है? लुई ब्रेल है। और इनका जो है इनका दिवस बेसिकली जो है विश्व ब्रेल दिवस का 4 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। तो यह दिवस ब्रेल प्रणाली के आविष्कार लुई ब्रेल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, यानी कि 4 जनवरी को, ठीक है। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? जागरूकता फैलाना और दृष्टिबाधित व्यक्तियों के साथ अलग व्यवहार करने वाले लोगों की मानसिकता को बदलना है। जो लोग दृष्टिहीन होते हैं उनके प्रति हमारा नजरिया कई बार क्या होता है? खराब होता है। बचपन में कई बार हम लोग अंधे व्यक्ति को धकेल देते थे या उन्हें उनका डंडा छीन लेते थे, ये सब हरकतें हम लोग करते थे। तो आज भी बहुत लोग बड़े हो जाते हैं, उसके बाद भी उनकी मानसिकता दृष्टिहीन व्यक्तियों के प्रति क्या रहती है? बहुत ही संकीर्ण रहती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि किसी वजह से, किसी कारण की वजह से या कर्मों की वजह से जो भी रहा हो रीजन, अगर किसी व्यक्ति की आंख नहीं रहती है, मतलब कि अगर वो दृष्टिहीन हो जाते हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, और जहां भी उनकी मदद की आवश्यकता है उनको मदद करनी चाहिए, ठीक है। यह स्थिति नहीं होनी चाहिए कि जो है वो कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं दिल्ली में रहता था, जिस कॉलोनी में मैं रहता था, विश्वविद्यालय मेट्रो के पास, आप लोग शायद जानते होंगे दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली विश्वविद्यालय के पास तिमारपुर एक कॉलोनी है, वहीं पर मैं रहता था। वहां पर एक जो है व्यक्ति थे और वो दृष्टिहीन थे, लेकिन वो मुझे याद है कि वो किसी गवर्नमेंट जॉब में भी थे, और वो उसमें कई लोग थे उस कॉलोनी में वैसे। और जो ऑफिस सुबह जाते थे, सुबह ऑफिस आते थे, ऑटो खुद पकड़ते थे, दोनों आंखों से नहीं देख पाते थे, दोनों आंखों से। उन्हें इतना पता था कि कहां पर ब्रेकर आने वाला है, कहां पर रोड मुड़ रहा है, सब कुछ एग्जैक्ट उन्हें पता था। इतना तो आप भी नहीं कर पाओगे। तो हमें अगर उन्हें कुछ चीज बताई जाती है, सिखाई जाती है, तो उनका मस्तिष्क हमसे तेज चलता है, इसलिए हमें उनके प्रति सम्मान
रखना चाहिए। और इसी के लिए दरअसल ये दिवस मनाया जाता है कि ताकि हम लोग दृष्टिहीन व्यक्तियों के प्रति जो है जागरूक हो थोड़ा सा। ठीक है, अब आपके सामने प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित देशों को उनके दिवसों को होगा, देश नहीं दिवसों, निम्नलिखित दिवसों को उनके क्रमानुसार जो है व्यवस्थित कीजिए। ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में इस बार आया था, आप लोग हक्का बक्का हो गए थे, अरे भाई साहब क्या पूछ लिया। इसलिए आपको हक्का बक्का हो गए थे कि आप डीप नॉलेज नहीं लेते हो। ठीक है, लिया करो, उसको समझा करो। तो निम्नलिखित देशों को उनके क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिएगा। विश्व एड्स दिवस है, विश्व ब्रेल दिवस है, विश्व पर्यावरण दिवस है, विश्व जल दिवस है। यह आप तभी कर पाओगे, इनपुट की सहायता से आप तभी इसको कर पाओगे जब आपको सभी दिवसों के बारे में पता होगा या 2-3 दिवसों के बारे में पता होगा तब। जरूरी नहीं कि आपको 4 के चारों पता हो, 2-3 भी अगर मालूम हो गए तो आप जो है एलिमिनेट कर पाओगे इससे। ठीक है, ध्यान रखिए, इसमें इस प्रकार के प्रश्नों में दरअसल एलिमिनेशन टेक्निक लगती है। ठीक है, कूट वाले में भी लगती है। चलिए, तो उसके क्रमानुसार मतलब कि पहले कौन आएगा, एक तरीके से आप यूं समझ लीजिए कि इसको आपको आरोही क्रम में लिखना है एक तरीके से। ठीक है, कि सबसे पहले कौन, फिर उसके बाद कौन, फिर उसके बाद कौन सा दिवस। ठीक है, तो पहला महीना कौन सा होता है, जनवरी का होता है। तो जनवरी में कौन सा दिवस होता है भैया, बेसिकली विश्व ब्रेल दिवस, अभी आप जानते होंगे। तो विश्व ब्रेल दिवस यानी कि ये वाला ऑप्शन, दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। तो विश्व ब्रेल दिवस पहला हो जाएगा, 2 हो गया। ठीक है, अब जनवरी के बाद बेसिकली आता है आपका, इसमें से कौन सा होगा, तो विश्व जल दिवस, और फिर आएगा विश्व पर्यावरण दिवस। ये तो होता है जून में होता है, क्या होता है, जून में। और ये कब होता है, मार्च में होता है। और ये कब होता है, दिसंबर में होता है। यही होता है ना। तो अब देख लो भैया, तो अगर ये हो गया आपका 2, फिर उसके बाद मार्च आएगा, यानी कि 2 के बाद क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और उसके बाद आएगा 3, 2 4 3, और फिर उसके बाद आ जाएगा 1। तो ये अच्छा, कई बार क्या होता है कि एक ही महीने के अलग अलग दिवस की पूछ लेता है, तो आपको उस महीने में तारीख फिर पता होनी चाहिए एग्जैक्ट। यहां पर तो हमने महीने वाइज निकाल लिया इसको, लेकिन कई बार क्या होता है तारीख, जैसे कि जनवरी के ही 2 दिवस दे दिया जाए, एक विश्व ब्रेल दिवस दे दिया जाए और एक दिया जाए आपको जो है उत्तर प्रदेश दिवस। तो अगर दोनों दिवसों की एग्जैक्ट तारीख आपको नहीं पता है कि 4 जनवरी और 24 जनवरी, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो दिवस एग्जैक्ट डेट भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो 2 4 और क्या हो जाएगा, 3 और 1, 2 4 3 1। तो 2 4 3 1 कहां पर है, डी वाला ऑप्शन में है। 2 4 3 1, बस डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं सही है क्या, बिल्कुल सही बात है, डी वाला सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो। टॉपिक नंबर 8 है, साल 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है। किसके द्वारा, रक्षा मंत्रालय के द्वारा। अभी हाल ही में साल 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया, यानी कि 2025 में अलग अलग जो है बेसिकली खासकर डीआरडीओ इसरो संगठनों के द्वारा कुछ टारगेट फिक्स किया जाएगा, उन टारगेट को सही किया जाएगा, यानी कि पूरा किया जाएगा। सुधारों का वर्ष जो है 2025 को घोषित किया गया है, अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है। इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों को तकनीकी रूप से उन्नत और युद्धक परिस्थितियों से निपटने के तैयार बल में रूपांतरित करना, जो बहुक्षेत्रीय एकीकृत संचालन में सक्षम हो सके। तो ये बेसिकली अभी राजनाथ जो सिंह है, वो कौन है, आपके रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने घोषणा की है। तो प्रश्न आपके सामने पूछ लिया जाएगा अभी कि किस मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है। कौन सा मंत्रालय है आपका, रक्षा मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप लोग जानते होंगे इस समय भारत हेल्थ, एजुकेशन और डिफेंस, इस 3 क्षेत्र में बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। और डिफेंस क्षेत्र में अभी हाल ही में सरकार ने बहुत बड़े लेवल पर काम किया है। और आप देख पा रहे होंगे कि इसरो और डीआरडीओ ने बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां वर्ष 2024 में भी हासिल की है, विगत वर्षों में भी हासिल की हैं, और आने वाले वर्षों में दरअसल भारत स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ी विकसित जो है देश के रूप में आपके सामने आने वाला है। और इसके लिए शुभकामनाएं भी है। और 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है। निश्चित तौर पर 2025 का वर्ष जो है भारत के लिए जो है क्या होगा, बहुत ही सुनहरा होगा, बहुत ही स्वर्णिम होगा। एक बात यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्रश्न भी आप एग्जाम पूछा सकता है कि अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय के द्वारा सुधारों का वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है। ऐसे में सरकार वो कौन कौन से कदम उठा सकती है, या सरकार को कौन कौन से प्रयास करने चाहिए जिससे कि सुधारों का वर्ष 2025 जो लिया गया है डिसीजन, वो क्या हो, प्रतिफल हो पाए। इसके लिए क्या कुछ और बेहतर किया जा सकता है, ऐसी राय दरअसल आपके क्वेश्चन में मेंस में पूछ सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। ओके, ये सब बातें आपको ध्यान रखना है। यूपीएससी वाले अभ्यर्थी भी ध्यान दीजिएगा, जो भी आपके टेस्ट में यूपीएससी वाले अभ्यर्थी होंगे उन तक भी वीडियो मेरा शेयर कीजिएगा प्लीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डीआरडीओ चर्चाओं में। भैया डीआरडीओ चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि अभी स्थापना दिवस अपना मना रहा था। 1 जनवरी को इसका स्थापना दिवस मनाता है अपना डीआरडीओ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का गठन 1958 में हुआ था। भारतीय सेना के तत्कालीन पहले से चल रहे तकनीकी विकास प्रतिष्ठान
टीडीएस और रक्षा विज्ञान संगठन डीएसओ के साथ तकनीकी विकास एवं उत्पादन निदेशालय यानी कि डीटीडीपी के सम्मेलन से किया गया था। यानी कि इनके जो है सम्मेलन से एक तरीके से इनको मैच करके मिला करके डीआरडीओ तब 10 प्रतिष्ठानों या प्रयोगशालाओं वाला एक छोटा सा संगठन था पहले उस समय, सोचो 1958 में। और अभी डीआरडीओ सोचो इतने कम समय में कहां पहुंच गया। अब आप सोचिए कि अगर हम 200 साल अगर हम गुलाम नहीं होते, हालांकि हमारी सारी रिसर्च पहले बहुत सही थी, चाहे वो पाइथागोरस प्रमेय की बात हो, चाहे वो गुरुत्वाकर्षण की बात हो, चाहे टाइम की बात हो, हमने सारा कुछ कर रखा था। लेकिन दिक्कत यही हुई कि सारा पेटेंट अलग अलग देशों के लोग ले गए, हम हक्का बक्का रह के ऐसे रह गए। और चूंकि गुलामी की दास्तान में एक लंबे समय तक हम लोग रहे, काफी टाइम तक हम लोग मुगल साम्राज्य के कर्ज में थे, उसके बाद बीच में हम अंग्रेजों के समय में थे, उसके अलावा बीच बीच में अलग अलग जो है विदेशी आक्रांताओं के टच में हम लोग थे, मतलब उनके कैद में थे एक तरीके से, जिसकी वजह से दरअसल क्या हुआ, बहुत कुछ नुकसान हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा प्रणाली हमारी क्या है, बहुत ही नुकसानदेह है। मैकाले ने जो है देश में नौकर पैदा किए और आज भी नौकर पैदा कर रहा है। सरकारी नौकरी के पीछे आज भी हम भाग रहे हैं और कहीं ना कहीं हम अपने विचारों को जो है उस लेवल पर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो देश के आईआईटीएंस हैं, जो हमारे देश के जो है जो बड़े बड़े डॉक्टर्स इंजीनियर्स हैं, वो पैकेज बड़े बड़े पैकेज को लेकर के अमेरिका और बड़ी बड़ी कंट्रीज में चले जाते हैं, वो अपना दिमाग यहाँ पर नहीं लगते हैं। यही इसके बाद भी इसरो और डीआरडीओ अपने आप में बहुत बड़े लेवल पर काम कर रहा है। जो टॉप माइंड हमारे आईआईटीज का होता है वो विदेश चला जाता है। बड़ा दुखद है इस बात का कि बेसिकली हम सिर्फ पैकेज के लिए काम करते हैं, हमारे देश और समाज नहीं मायने रखता है। बहुत दुखद है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप आईएएस अधिकारी बनते हैं तो आप देश के सिविल सर्वेंट तो बनेंगे अलग, लेकिन सबसे पहले आप देश के लिए काम करेंगे, ये आपके मन में भावना होनी चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ये आपके सामने एक मैं प्रश्न छोड़ता हूं कि डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है। और जो अभी प्रश्न मैंने आपको दिया था मेंस का कि अभी हाल ही में सरकार ने जो है रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है, ऐसे में सरकार को क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए, समीक्षात्मक टिप्पणी कीजिए। यह प्रश्न आप लोग लिखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और मुझे बताओ डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है इस समय वर्तमान में, कमेंट करके जरा बताना मुझे। चलो आगे, डीआरडीओ का गठन कब हुआ था? 1950, 1958, 1978, 1968, 1958, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। रानी वेलु नाचियार अभी चर्चाओं में है। चर्चाओं में क्यों है? क्योंकि 3 जनवरी को जयंती इनकी मनाई जाती है। ठीक है, और महत्वपूर्ण बिंदु की अगर हम बात करते हैं तो उनका जन्म 3 जनवरी 1730 को यानी कि 1730 को हुआ था। और इनके बारे में लोग कम जानते हैं, लेकिन अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन पर जो है क्या किया है, जयंती पर ट्वीट किया था। निधन 25 दिसंबर 1796 को इनका हो गया था। और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ युद्ध करने वाली पहली भारतीय रानी के रूप में जो है इनको जाना जाता है, इसलिए बहुत फेमस थी अपने आप में। और पहला मानव बम बनाने का खिताब भी दरअसल इनको किया था कि भाई इन्होंने सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया था दरअसल। ठीक है, तो लोग इनको नहीं जानते, लेकिन ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाते हैं। आप कहते हो सर आउट ऑफ सिलेबस आ गया। आउट ऑफ सिलेबस इसलिए आ गया क्योंकि आप अनर्गल ट्वीट पर ध्यान देते हो। मैंने कई बार कहा है, प्रधानमंत्री का ट्विटर हैंडल, राष्ट्रपति का ट्विटर हैंडल, सीजीआई का ट्विटर हैंडल, यूपी गवर्नमेंट का ट्विटर हैंडल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ट्विटर हैंडल, इनको लाइक कर लो। आप किसको लाइक करते हो? शिल्पा शेट्टी को। आप लाइक करते हो फला भैया जी को, आप फला नेताजी को लाइक करते हो बिना मतलब वाले के। ऐसे नहीं करना है भाई साहब। ठीक है, आपको ऐसे ऐसे लोगों के जो भी संवैधानिक पदों पर जो बैठे हुए लोग हैं या संस्थाएं हैं, उन पेजेस को आपको लाइक करना है, ट्वीट करना है, चाहे फेसबुक हो इंस्टाग्राम हो। ठीक, ध्यान रखिएगा। और इंस्टाग्राम तो किसी काम का नहीं, सही बता रहा हूं आपको, बिल्कुल मत चलाना। ठीक है, फेसबुक को एक बार को तभी काम है। तो वह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ युद्ध करने वाली पहली भारतीय रानी थी। उन्हें वीर मगई के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अंग्रेजी शक्तियों से लड़ने के लिए अपनी पुत्री की याद में एक सशक्त महिला सेना भी तैयार की थी, जिसका निधन अंग्रेजों से लड़ाई के दौरान हो गया था। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि मानव बम का उपयोग सबसे पहले उन्होंने ही किया था। यह भी आपके लिए क्या फैक्ट है, जानना जरूरी था। ठीक है, तो चर्चाओं में रही है और इन पर प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आपके सामने ऑप्शंस है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है, यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है, यह सही है। रानी वेलु नाचियार जयंती 3 जनवरी को, बिल्कुल सही बात है। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को, बिल्कुल सही बात है। अंबेडकर जयंती 12 अप्रैल को, क्या यह सही है? अंबेडकर जी चर्चाओं में रहे हैं, इन पर प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा कि यह नहीं सही है। यह क्या होगा? यह शायद 14 अप्रैल होगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? जरा मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन आपका गलत। तो क्या पूछा है?
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है, यानी कि डी वाला ऑप्शन सही नहीं है, यही हो जाएगा आपका क्या उत्तर। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, चलो, तो डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा मैंने कई बार आपको बताया है कि कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं हमारे जो है जीवन में, यानी कि हमारे इतिहास में, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। नंबर 1 पर गांधी। गांधी को आप अच्छा कहें बुरा कहें, गांधी आपकी परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। गांधी को छोड़ दोगे तो गांधी तुमको बर्बाद कर देंगे, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। गांधी को नहीं छोड़ना है, ठीक है। गांधी और अंबेडकर, अंबेडकर जी के बारे में भी बहुत पढ़ना है आपको। गांधी और अंबेडकर की कई मामलों में क्या थी, मतभेद थे, उसके बाद भी अंबेडकर और भारत में काफी ज्यादा मित्रता थी, मतभेद होने के बाद भी मित्रता थी, दोनों का लक्ष्य एक था। कई बार इनके बीच में कॉन्ट्रडिक्शन जो था उस पर प्रश्न पूछ जाता है, मेंस में इसको आपको रेडी कर लेना है। गांधी और अंबेडकर में मतभेद क्या था, इस पर जो है प्रश्न आपके पूछा जाता है। इसके अलावा तीसरे नंबर पर सुभाष चंद्र बोस, इन पर भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है, इनको भी आपको नोट डाउन कर लेना है। इसके अलावा ठीक है, तिलक, तिलक पर भी खूब प्रश्न पूछता है, ठीक है। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर, इन पर भी प्रश्न खूब पूछता है, ठीक है। इसके अलावा पटेल जी, ठीक है, पटेल जी के बारे में प्रश्न पूछ लेना है। और इसके अलावा कुछ क्रांतिकारी है, जैसे भगत सिंह हो गए आपके, ठीक है। इसके अलावा भगत सिंह के अलावा आजाद हो गए, इन सब के बारे में खूब प्रश्न पूछता है। तो 4-5 जो व्यक्ति हैं इनके बारे में आपको पढ़ लेना, इनके इंपॉर्टेंट कोटेशंस को भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इनके इंपॉर्टेंट कोटेशंस को आप लोग निबंध में लिखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अब आपके सामने आज का प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम क्या है, द यूनियन गवर्नमेंट, द यूनियन ऑफ इंडिया, इंडिया या फिर भारत। ये आपको बताना है कि जो है आर्टिकल 300 के अकॉर्डिंग भारत सरकार का कानूनी नाम क्या है। प्रश्न आपके सामने है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के शक्तियों में अंतर को समझाइए, इनकी दोनों की क्या क्या अलग अलग शक्तियां हैं, इन पर आपको जो है लिखना है। अगर आप लोग जो है प्रधानमंत्री के बारे में और इनके बारे में आप जानते होंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग जो है इनको लिख पाएंगे। तो ये हो गया आज का हमारा महत्वपूर्ण वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और कल मिलेंगे हम लोग एक नए क्लास के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच। और एक छोटा सा क्लिप है, उसको जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। थैंक यू सो मच। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी, और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।